ये जो इतना जल्दी जो मतलब मतदाता का रिवीजन का जो फैसला आया है, तो इसमें नीतीश कुमार जी का कम, लेकिन ये फैसला बीजेपी का ज़्यादा प्रतीत होता है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि बीजेपी वर्तमान समय में पिछले कुछ सालों से ओवर कॉन्फिडेंस में है। उसको ऐसा लगता है कि वह जो कह दिया वही सत्य है, मतलब वो गलत है ही नहीं, वो जो बोल देगा वही करेगा। इस मानसिकता से ऐसा बीजेपी की एक्टिविटी से लगता है। तो बीजेपी जैसे अभी क्या है कि बहुत सारे मामलों में बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इससे आगे उसको निकलना ही नहीं है। और इस देश की मैक्सिमम जनता, जो 80% जो मीडिया है, वो दिन भर हिंदू मुस्लिम और सत्ता के पक्ष में बोलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे में क्या है कि लोग भी, अब एजुकेशन का तो अभाव है ही, और पॉलिटिशियन चाहते भी है कि मतलब ज़्यादातर पॉलिटिशियन, 80% पॉलिटिशियन चाहते ही है कि लोग ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, और वो भी हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। तो हम इन लोगों से कहना चाहते हैं कि देखिए, राम जी ने रावण को हमेशा कहा कि हम तुम्हारा वध इस मतलब कि हम तुमको तुम्हारा वध करके समस्त मानव जाति को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त कराएंगे। और संयोग की बात है कि राम जी ने रावण का वध किया तो रावण भी हिंदू था, और दुर्योधन दुर्योधन को जो भीम ने मारा, तो भीम भी हिंदू था, और दुर्योधन भी हिंदू था, और वो दोनों क्षत्रिय थे। तो इस बात से आप लोगों को हम अवगत करा देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। कृष्ण जी भी और राम जी भी कहते हैं कि मानवता धर्म, और वो कृष्ण जी भी अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, हमारा शत्रु है, ये समस्त मानवता का शत्रु है। उसके बाद राम जी भी कहते हैं रावण को कि हे रावण, हम तुम्हारा वध के तुम्हारे अत्याचारों से समस्त मानव को मुक्त करेंगे। तो इस बात से देखिए, राम जी और कृष्ण जी ने कभी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से निकलिए, नहीं तो पता चलेगा कि आपका देश कब गुलाम हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप भी कब गुलाम हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बीजेपी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रही है। इसको जब जो मन होता है वही लागू करने की सोच देता है, कि इसको लगता है कि इसको कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। अब उसका मतलब इतना कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत सारा रीजन भी है, हम कुछ रीजन आगे समझाएंगे भी आपको। लेकिन इसमें जो चुनाव का जो रिवीजन का जो मतदाता का आया है, इसमें नीतीश कुमार जी का कम और बीजेपी का योगदान ज्यादा लगता है, ऐसा हमें ऐसा लगता है। अब आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग जानिए। तो इसमें इतना कम समय में रिवीजन कराने का मतलब है कि अगर बाय द वे बीएलओ के पास, बीएलओ भी एक इंसान ही है। अगर बीएलओ मशीन की तरह तो काम करेंगे नहीं। अगर इतना कम वक्त में बीएलओ, अगर मानते हैं जो कुछ लोग वैलिड मतदाता भी है, अगर उनका फाइल किसी तरह सबमिट नहीं हो पाया, तो इसमें ना तो बीएलओ की गलती है मानी जाएगी, और ना तो उस मतदाता की गलती मानी जाएगी। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पास मतलब वक्त जितना, इतना कम समय में वक्त नहीं दे पाए, तो फिर इसमें दोनों की गलती मेरे नज़र में तो नहीं होगा, कानून के नज़र में क्या है वो तो बाद की बात, हम कानून समझे। लेकिन बीएलओ भी और मतदाता जो है वो दोनों मशीन नहीं है, वो इंसान ही है। तो बीजेपी का बहुत सारा फैसला ओवर कॉन्फिडेंट वाला क्यों है वो हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी नोटबंदी लेकर आई, बीजेपी की गवर्नमेंट, तो नोटबंदी जो लेकर आई तो उस फैसला को देश ने स्वागत किया। हालांकि नोटबंदी में जितना लोग परेशान हुए, उसका 10% 20% भी देश को फायदा उतना हुआ भी नहीं। लेकिन चलिए, ये राष्ट्र के लिए जो फैसला था, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है, राष्ट्र के हित में उठाया गया कदम था, और सारे फैसले सही नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि ये भी उतना जितना अच्छा साबित होना चाहिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ, तो राष्ट्र के हित में इस चीज़ को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बीजेपी समय से युवाओं को वैकेंसी नहीं दे पा रही है। उसके बाद चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम सहारा के जो भी पैसे फंसे हुए हैं उसको हम लोगों को रिफंड कराएंगे, मतलब पूरा वापसी कराएंगे। लेकिन वो भी अभी तक पूरी तरह से रिफंड नहीं कर पाई है, और लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम में करने में लगे हुए हैं। और इस तरह से कुछ दिन पहले मतलब जो ये जो उपराष्ट्रपति जी है, वो अचानक से तबीयत खराब होने का उनका एक एक दुर्भाग्य सा हो जाता है, और मतलब एक उनका जीवन का एक, अभी तुरंत राष्ट्रपति जी का एक इस्तीफा आ गया सेहत को लेकर के। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो जो एक जज हैं, उनके घर में 15 करोड़ कैश जला हुआ मिला, और इस पर वो बराबर उपराष्ट्रपति जी सवाल उठाते थे,
अब उनका तबीयत खराब हो गया, तो अब वो तो उपस्थित है नहीं, अब उनसे कौन सवाल पूछेगा। तो इस तरह जो है मतलब पता नहीं, लोग कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है उसमें, और ये जो 15 करोड़ कैश जला, तो इन पर जो सवाल पूछते थे तो ये इस तरह को लेकर के है, जबकि बीजेपी के तरफ से मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब उनका स्टेटमेंट आया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मीडिया में भी खबर आया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब क्या सच्चाई है नहीं है, तो एक बात आप समझ लीजिए, आप आम व्यक्ति हैं तो आपको ऐसा लगता है, पोस्ट पे है, साधारण जीवन जी रहे, तब तक आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जो पावरफुल पोस्ट पे है उनसे जाकर आप पूछिए कि वो सही में या आज़ाद हैं या फिर गुलाम हैं, तो वो आपको ऑफ कैमरा बहुत अच्छा से बताएंगे कि वो आज़ाद है या फिर गुलाम है। हम बीजेपी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम एक अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग जो पावरफुल पोस्ट पे हैं वो उनके मन के मुताबिक वो मतलब काम करने की छूट ना हो, ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो बीजेपी जो है, अगर आप देखिए कोई भी सत्ता है उसको आप ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा तो वह मनमानी करेगा ही। तो इसीलिए बीजेपी को जो है अब हटाने का समय आ गया है। और देखिए बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट में है, इसके पीछे रीजन क्या हम बता रहे हैं। देखिए कि बीजेपी को ऐसा लगता है, सवर्ण कैटेगरी को लोगों को लगता है ना बीजेपी हमारा पार्टी है। ओबीसी को लगता है कि मोदी जी आके कह दिए हैं कि वो मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, तो ओबीसी के कैटेगरी के लोगों को लगता है कि अरे ये तो मेरा पार्टी है। उसके बाद महिला लोग हैं तो मतलब अनाज मिल जाता है और वृद्धा पेंशन भी टाइम पर मिल जा रहा है, तो उन लोगों को लगता है कि अरे ये तो हमारे हित का है। तो बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट में इसलिए है क्योंकि यूपी और बिहार के जो वोटर है, मतलब बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट में इसलिए है कि उसको लगता है कि हम हर आदमी को एक मतलब 80% वोटर को ये मतलब विश्वास दिला चुके कि हम उसी के हैं। तो ऐसे में क्या है कि उसको लगता है कि हमारा जीत पक्का है। और कुछ लोग कहते हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो नहीं, कि मतलब बीजेपी को ईवीएम पे भी कॉन्फिडेंस रहता है। अब इसमें कितना सच्चाई हो हम नहीं कहेंगे, हालांकि हम चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो अब इसमें कितना सच्चाई है अब वो तो हम नहीं कहेंगे, चुनाव आयोग है तो निष्पक्ष तरीके से ही काम कर रही होगी। लेकिन तो बीजेपी इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में है। तो हम देशवासियों से एक बात कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी जो है ना, बीजेपी को आप मतलब समय रहते रोकिए, नहीं तो पता चलेगा कि यह देश पूर्ण रूप से गुलाम हो चुका है। क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली भी इसी तरह से दिख रही है, क्योंकि बीजेपी मतलब वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करती है, और वन नेशन और वन इलेक्शन जैसे ही आया तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जल्दी उभर नहीं पाएगा, और जब कोई भी क्षेत्रीय पार्टी उभर नहीं पाएगा तो फिर नए नए राजनीतिक विकल्प नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मतलब देश को बहुत मतलब एक छत्र कब्जा जो किसी एक पार्टी का हो जाए तो ये ठीक नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात कि कोई भी पॉलिटिशियन इतना कॉन्फिडेंट में कोई भी फैसला ले रहा है, जैसे इतना जल्दी जो मतदाता का जो रिवीजन है उसका फैसला ले लिया, तो इस सबको लगता है ना कि जाएगा कहाँ, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, यही तीन गो विकल्प है, इस तीन से बाहर जाएगा कैसे। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। और एक चौथा अभी आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी तो कोई विकल्प नहीं है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। जो इतना चुनाव खर्च मतलब बाकी सब पार्टी तो चुनाव में खर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी कम मतलब ये भी उन सबसे बढ़ के ही चुनाव में खर्चा करने वाले लोग हैं। और जो ज़्यादा चुनाव में खर्च करके जीतते हैं वो एक ईमानदार सीएम हो, इस बात की संभावना बहुत कम है। तो अब रह गया कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी। तब बीजेपी का जो कुछ एक वोट का जो अपना एरिया है, तो उसका कुछ बेस वोट क्लियर है कि ये वोट उसके पास आएगा ही। उसके बाद रह गया कि आरजेडी, तो आरजेडी जो है इस सिद्धांत पे चलती है कि यादव और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन पे आरजेडी चलती है। तो जनरली आरजेडी के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो क्या है कि आरजेडी जो है तो उसमें यादव और मुस्लिम का जैसा ही कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें जो ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है वो मतलब भागते हैं। ओबीसी के बड़ा वर्ग को यादव के से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यादव जिस यादव पे भरोसा दिखाते हैं उस यादव पर ओबीसी का बड़ा वर्ग भागता है, जबकि यादव खुद ओबीसी है। लेकिन अगर यादव का नेता, अगर मान के चलिए कि राकेश यादव सर जैसे हो, जो उनके विचारधारा, उनके जैसे व्यक्तित्व, उनके जैसे बात करने की शैली, ये सब उनमें हो,
तो ऐसे यादव को एक्सेप्ट करने में ओबीसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो या वर्तमान यादव का जो नेता है बिहार में या फिर यूपी में, तो वो मुस्लिम पक्ष की ओर थोड़ा ज़्यादा ढर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके वजह से ओबीसी का जो बाकी वोटिंग है वो बहुत पीछे भागते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसको तो हम देंगे नहीं, चलो बीजेपी को ही दे देते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट में है। अब नीतीश कुमार जी की वजह से महिला वोटर बीजेपी के साथ आ जाता है। तो उसमें बीजेपी ना एकदम कॉन्फिडेंट है कि हम जो करेंगे वही मतलब होगा, लोग जाएगा किधर। आरजेडी का जो डर है उसके वजह से ओबीसी का बड़ा वर्ग ऐबे करेगा, रह गया एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। तो उनकी महिलाएं जो है वो मतलब बोलती है कि से हाँ ठीक है हम तो देंगे फलान आरजेडी को वोट, लेकिन वो जाके कमल दाबिये देती है। अब इसमें क्या है कि उनके पति बोलते हैं कि अरे आरजेडी को वोट देना, लेकिन वो जाके दे देती है बीजेपी को। लेकिन हाँ उन्हीं महिला की उनका बेटा अगर उनको बोलेगा कि मम्मी आरजेडी को वोट दे दो, तो वो दे देगा, लेकिन वो अपने पति का बात नहीं सुनती है, क्योंकि उनको लगता है कि उसका पति वही पार्टी बता रहा है जो मतलब वही पार्टी बता रहा है जो वो मतलब जेंट्स के लेकर के काम करता है। तो इस हिसाब से वो महिला अभी अब मतलब इंटेलिजेंट हो गई, मतलब वो मानती ही नहीं है बात। तो बीजेपी को लगता है कि सारा राजनीतिक समीकरण के हिसाब से कि हमारा जीत तो क्लियर है इस हिसाब से, तो इसीलिए बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट में है। तो युवाओं का भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया है। अगर वो हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हो सकता है कि कहीं ये देश गुलाम हो जाए, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो युवाओं राजनीतिक में हस्तक्षेप कीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि आप मतलब देश गुलाम भी हो गया। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बीजेपी को कॉन्फिडेंट को तोड़ने के लिए एक नया नेता होना चाहिए, और हम लोग आए मिलकर एक नया युवा राजनीतिक शक्ति का गठन करते हैं, राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं, जो एक नए विकल्प बने और जो करप्शन मुक्त राजनीति कर सके। तो इस तरह से आप लोग आगे आइए, क्योंकि 4 महीना पहले 5 महीना पहले चुनाव का जो रिवीजन है ये निर्णय सरासर गलत है। इसके लिए एक वक्त चाहिए जो आराम से आदमी इस पेपर वर्क को पूरा करता। बीएलओ भी इंसान है, मशीन नहीं है, और उनको भी समय मिलना चाहिए था सारी प्रक्रिया को सही करने के लिए, या बीएलओ से ऊपर जो भी अधिकारी हैं उनको भी समय मिलना चाहिए था, लेकिन ये समय नहीं दिया गया। तो इस बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने का वक्त आ गया है। आइए हम सब मिलकर एक नए युवा सशक्त राजनीतिक संगठन का निर्माण करते हैं, और बीजेपी के सही साथ साथ और भी जो बहुत राजनीतिक दल है उनके जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए उनके कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग एक नए विकल्प नहीं तलाशेंगे तब तक इनका कॉन्फिडेंस नहीं कम होगा। और दूसरी बड़ी बात कि देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का गठन होने में 8 महीने से लेकर 24 महीने का वक्त लगता है, तब जाके उनको चुनाव चिन्ह मिलता है। और हम लोग पार्टी से बंध गए हुए हैं कि नहीं नहीं हाँ ये पार्टी जीतेगा, वो पार्टी जीतेगा, वो पार्टी जीतेगा। अरे भाई कोई पार्टी नहीं, ज़्यादा देखिए पार्टी पर ज़्यादा आश्रित रहिएगा, पार्टी कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। हर समय पार्टी के फेवर में नहीं रहिए। जब देखिए कि कोई भी पार्टी का विकल्प नहीं बच रहा है, आरजेडी भी समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी भी समझ में नहीं आ रहा, जेडीयू भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई जरूरी है कि इस तीनों पार्टी में से किसी को चुनेंगे ही? नोटा दबाना भी विकल्प नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार क्षेत्र से चुनिए जो कम खर्चों में चुनाव लड़ रहा हो, और उसको जीतिए, वो बहुत बेहतर काम करेगा। आप विश्वास के साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो कम खर्च कर रहा है, तो आज के सोशल मीडिया दौर में उसको जिताइए, प्रचार करके उसका फोन से ही प्रचार कीजिए उसका, और उसको जिताइए। क्योंकि देखिए, अगर आप 3 ही विकल्प है बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, तो लोग बीजेपी देख रहा है कि लोग आरजेडी के डर से मतलब यादव के अलावा बाकी जो ओबीसी कैटेगरी का जो वोटर है वो हमारे पास चलिए आ रहा है। बाकी बीजेपी का जो अपना एक रिजर्व वोट है वो उनके पास रहता ही है। उसके बाद महिला वोटर लेके नीतीश कुमार आ जाते हैं, वृद्धा पेंशन को लेकर के वृद्ध लोग उनको वोट कर देते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि अरे ऐसे तो हम तो जीतते ही चले जाएंगे, तो इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके 4 महीना 5 महीना पहले चुनाव का रिवीजन करवा रहा है। तो इस तरह से ये जो इस सब का समीकरण एक ही है कि जब इस सब पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाए ना, तो निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए। और बिहार के यादवों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप यादव का वोट गिनाइए नहीं, बिहार का विकास के लिए आप अपना कोई अच्छा यादव नेता चुनिए। बिहार में यादवों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस यादव पे भरोसा दिखा रहे हैं वो उस यादव पे बाकी लोग भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो सिर्फ आपके भरोसा करने से आप वोट तो गिना लीजिएगा, लेकिन आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो सत्ता में आने के लिए एक नए कैंडिडेट को जो आप ही के अपने समाज से बनाइए, लेकिन
जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं उन पर बाकी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ आप वोट मत गिनाइए, आप मतलब एक नया अपने ही समाज से चेहरा बनाइए और उनको जिताइए, क्योंकि उनके लोग राकेश यादव सर जैसे लोग जो हैं उनको आप चेहरा वैसे व्यक्तित्व को लाइए, उनको सब समर्थन देंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक नए युवा राजनीतिक शक्ति का गठन करते हैं, जो करप्शन मुक्त राजनीति कर सके, कम खर्चों में राजनीति कर सके। तो और कम खर्चों में राजनीतिक हो सकता है जब जब पढ़ाई को खान सर इतना सस्ता बना दिए, तो चुनाव को भी सस्ता बनाया जा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर एक नए युवा राजनीतिक संगठन का निर्माण करें, और आप लोग हमें एक सब्सक्राइब कर कर और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कर कर समर्थन दीजिए, जिससे हमें पता चल सके आप लोग हमारे साथ कितने लोग हैं, और इससे हम लोग एक नए राजनीतिक पार्टी का निर्माण कर सकेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।